ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। लोग धूल की तरह होते हैं, या तो वे आपको पोषण देकर एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वे आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। एक किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। युद्ध की महत्वाकांक्षा के परोक्ष मोर्चे। इस समय आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में युद्ध खूब चल रहा है, अशांति खूब फैली हुई है। तो हॉर्मुज जलमार्ग में ईरान द्वारा बिछाए बारूदी सुरंगों की खोज और उन्हें निष्क्रिय करने में अमेरिका क्या कामी काजे डॉल्फिन का इस्तेमाल कर रहा है? हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने से जब यह पूछा गया तो वे चुप लगा गए और सिर्फ इतना बोल सके कि ना तो हम इसकी पुष्टि करेंगे और ना ही इससे इनकार करेंगे कि हमारे पास कामी काजी डॉल्फिन है, और हॉर्मुज में ईरान भी कामिकाजी डॉल्फिन का इस्तेमाल कर सकता है, और इस मामले में ईरान का सैन्य सहयोगी रूस उसके साथ खड़ा है। दरअसल कामिकाजे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी पायलट थे जो अपने विमानों को मित्र देशों की युद्धपोतों से टकराकर आत्मघाती हमले करते थे। शीत युद्ध के दौरान सोवियत नौसेना ने समुद्री जीवों से जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए थे, और जिनमें काला सागर में डॉल्फिन को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। यह इकाई सेवोस्तोपोल के पास कजाच्या बुख्ता में स्थित थी और आज भी वहां मौजूद है। मौजूदा दौर में चूंकि ईरान की मदद रूस अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, इसलिए उस पर अमेरिकी एजेंसियों को शक होना लाजमी है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, ये रूस, यूक्रेन है, ये है ईरान। तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये लेबनान है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, और यहाँ आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। डॉल्फिन ही एकमात्र समुद्री जीव नहीं है जिन्हें रूस ने प्रशिक्षण दिया। वर्ष 2019 में नॉर्वे के तट पर देखी गई एक बिलोगा व्हेल के बारे में माना गया था कि उसे रूसी नौसेना ने प्रशिक्षण दिया था। मछुआरों का कहना था कि बेलुगा व्हेल ने अजीब तरह की हार्नेस पहन रखी थी और जिसमें शायद कैमरे लगे थे, और वह उनकी नाभि से बंधी पट्टियों और रस्सियों को खींच रही थी। अमेरिकी नौसेना के पास भी बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मदद के लिए डॉल्फिन को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम दशकों पुराना है। मनुष्य का आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर यानी आईक्यू 7.4 के साथ सबसे अधिक है, लेकिन वाटल नेक डॉल्फिन की आंतरिक बुद्धिमत्ता स्तर 5.3 है, जो अन्य सभी जीवों की तुलना में काफी अधिक है। कैलिफोर्निया सी लायन भी कम नहीं है, और जिसने बुद्धिमत्ता परीक्षण में इंसानों को पीछे छोड़ा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने इस सील प्रजाति वाली मछली के परीक्षण के लिए कई परीक्षण प्रारूप तैयार किए थे। आखिर डॉल्फिन के साथ साथ कैलिफोर्निया सी लायन को भी नौसैनिक अभियानों और जल खुफियागिरी जैसे कार्यों के लिए चुना गया। अमेरिका का मरीन मैमल प्रोग्राम प्रशांत महासागर में अवस्थित नेवल इंफॉर्मेशन वारफेयर सेंटर का अहम हिस्सा है। वे शायद झूठ बोलते हैं कि इस महकमे की डॉल्फिन कामिकाजी डॉल्फिन नहीं है, क्योंकि वे बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देती हैं, और इसके बजाय उनका मुख्य काम बारूदी सुरंगों का पता लगाना है। फौजी मकसद के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल करने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है। रूस ने भी अपने बंदरगाहों की रखवाली के लिए इनका इस्तेमाल किया है। ईरान ने साल 2000 में रूस से डॉल्फिन खरीदी थी, और वे प्रशिक्षित डॉल्फिन शायद बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी, इस बात का कोई संकेत नहीं है। और ईरान के पास संकेत नहीं है कि ईरान के पास कोई सक्रिय डॉल्फिन कार्यक्रम है। हालांकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले महीने एक खबर दी थी कि ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने की अमेरिकी कोशिशों का मुकाबला करने के लिए बारूदी सुरंगों ले जाने वाली डॉल्फिन का इस्तेमाल पर विचार कर रहा था। अमेरिकी नौसेना का डॉल्फिन कार्यक्रम 1959 में से चल रहा है, और जिसका मकसद वाटल नौ डॉल्फिन और कैलिफोर्निया सी लायंस को पानी
पानी के नीचे की चीजों का पता लगाने, उन्हें वापस लाने का प्रशिक्षण देना है। मरीन मैमल प्रोग्राम के वेब पेज के मुताबिक प्रशिक्षित डॉल्फिन के पास सबसे उन्नत सोनार होता है। पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन इन जीवों का मुकाबला नहीं कर सकते। यह भी एक तथ्य है कि डॉल्फिन और समुद्री शेरों दोनों की कम रोशनी में देखने की क्षमता और पानी के भीतर दिशात्मक श्रवण शक्ति उत्कृष्ट होती है, जिससे वे अंधेरे या धुंधले पानी में भी पानी के नीचे के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और उनका पीछा कर सकते हैं। डॉल्फिन को पानी के नीचे बिछी उन खानों का पता लगाने और उनके स्थानों को चिन्हित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो सैन्य या फिर नागरिक जहाजों पर सवार लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। समुद्र में बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाले अभियान के दौरान एक डॉल्फिन आमतौर पर एक छोटी नाव में 2-3 प्रशिक्षकों के साथ यात्रा करती है। कुछ मिलने पर ये जीव नाव के आगे वाले चप्पू को थपथपाते हैं और कुछ ना मिलने पर पीछे वाले चप्पू को थपथपाते हैं। डॉल्फिन खोजी गई खानों के पास मारकर बुआ छोड़ती है ताकि मानव गोताखोर उन्हें ढूंढकर निष्क्रिय कर सकें, लेकिन डॉल्फिन का उपयोग आमतौर पर हॉर्मुज जलमार्ग में मौजूद सक्रिय युद्ध जैसी स्थिति में नहीं किया जाता और इसके बजाय डॉल्फिन का उपयोग लड़ाई समाप्त होने के बाद बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में विशेष रूप से 2003 की उस घटना का उल्लेख किया जाता है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा दक्षिणी इराक पर कब्जा करने के लिए इराकी बंदरगाह कसर की ओर जाने वाली किसी भी बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए डॉल्फिन को तैनात किया गया था। सैन्य उद्देश्यों के लिए डॉल्फिन को प्रशिक्षित करने का रूसी इतिहास जबरदस्त रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह इकाई यूक्रेन की सेना के अधीन चली गई। सेवास्तोपोल कार्यक्रम को 2012 में यूक्रेनी नौसेना द्वारा फिर से शुरू किया गया था। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के पास एक एक्वेरियम में डॉल्फिन को प्रशिक्षित किया था। यह कार्यक्रम सोवियत युग की एक योजना से प्रेरित था जो 1990 के दशक में उपेक्षा का शिकार हो गया था। सेवास्तोपोल नौसैनिक अड्डा रूसी सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रीमिया के दक्षिणी छोर पर स्थित है, जिस पर मॉस्को ने 2014 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेन ने इन जीवों को वापस करने की मांग की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 2 साल बाद रूसी नौसेना ने 5 और डॉल्फिनें खरीदने की योजना की घोषणा की। यह स्पष्ट नहीं कि आज सेवास्तोपोल में मौजूद मानी जाने वाली डॉल्फिन वही है या नहीं। वर्ष 2018 के उपग्रह तस्वीरों से पता चला कि रूस ने सीरियाई युद्ध के दौरान सीरिया के टार्टस में अपने नौसैनिक अड्डे पर भी डॉल्फिन का इस्तेमाल किया था और इस मसले पर सबसे अफसोसनाक है कि महाशक्तियों ने अपने युद्ध महत्वाकांक्षा के लिए मछलियों को भी नहीं बख्शा। इसे रोकने के लिए दुनिया के देश आगे क्यों नहीं आते? हालांकि पशु कल्याण संगठन ने हमेशा सैन्य उद्देश्यों के लिए जानवरों के उपयोग पर चिंता जताई, लेकिन यह विरोध आमतौर पर युद्ध के समय अन्य चिंता के कारण दब जाता है। अक्सर इन्हें जीवों के सैन्य उपयोग से संबंधित जानकारी गोपनीय होती है, जिसके कारण सार्वजनिक विरोध का दायरा सीमित हो जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। सीखने की यात्रा। दुनिया को हम अक्सर एक स्थान, एक व्यवस्था या फिर एक भौगोलिक विस्तार के रूप में देखते हैं जहां मनुष्य जन्म लेता है, जीता है और आखिरकार विदा हो जाता है। हमारी दृष्टि अगर थोड़ी गहरी हो तो यही दुनिया एक ऐसी विशाल पाठशाला दिखाई देती है जहां हर क्षण एक पाठ, हर घटना एक अध्याय, हर अनुभव एक परीक्षा है। यहाँ कोई स्थायी शिक्षक नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति और हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है। दुनिया दरअसल एक निरंतर चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है, बल्कि एक ऐसा सबक जो कभी समाप्त नहीं होता है। यह सचमुच अनुभवों की पाठशाला है। मनुष्य का पहला शिक्षक उसका परिवार होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान दुनिया में कदम रखता है उसकी शिक्षा का दायरा निरंतर बढ़ता जाता है। एक छोटा सा बच्चा गिरकर चलना सीखता है और ठोकर खाकर संतुलन समझता है, और यही दुनिया का पहला सबक है कि असफलता ही सफलता की जननी है। जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां, दुख और असफलताएं सभी उसी पाठशाला के कठिन अध्याय होते हैं। अगर हम इन्हें केवल पीड़ा के रूप में देखें तो अधूरे विद्यार्थी बनकर रह जाते हैं। इन्हें सीखने का अवसर माने तो यही दुख हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने वाले औजार और आधार बन जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सबक अस्थिरता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना वैभव, ना निर्धनता, ना यश, ना अपयश, और जो कुछ आज है वह कल नहीं होगा। यह परिवर्तनशीलता ही संसार का मूल स्वभाव है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह अस्थिरता हमें विरक्ति का पाठ पढ़ाती है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति आखिर दुख का कारण बनती है। इसलिए संसार का यह सबक हमें ऐसा संतुलन सिखाता है कि ना अत्यधिक हर्ष में बहो, ना अत्यधिक शोक में डूबो।
दुनिया का एक और महत्वपूर्ण सबक अहंकार है। मनुष्य अपने ज्ञान, धन, शक्ति और पद के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। मगर एक बीमारी, एक दुर्घटना या एक अप्रत्याशित घटना हमारे सारे अहंकार को चूर कर देती है। और विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो झुकता है वही टिकता है, अकड़ने वाला टूट जाता है। हम रिश्तों को अक्सर स्वार्थ, अपेक्षाओं और अधिकारों के चश्मे से देखते हैं। दूसरी ओर जीवन के अनुभव हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि सच्चा संबंध वह है जिसमें त्याग, समझ और करुणा हो। जब हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें उसकी महत्व का एहसास होता है। तब समझ आता है कि समय रहते प्रेम व्यक्त करना कितना आवश्यक है। यह सबक हमें संवेदनशील बनाता है। साथ ही यह भी कि संबंध केवल निभाने की वस्तु नहीं है बल्कि जीने का आधार है। कोई भी उपलब्धि बिना संघर्ष के संभव नहीं है। प्रकृति का हर नियम इसी सत्य को दोहराता है। बीज को अंकुर बनने के लिए जमीन को चीरना पड़ता है। नदी को अपना मार्ग बनाने के लिए चट्टानों से टकराना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया का सबसे गौड़ और महत्वपूर्ण सबक है कर्म का सिद्धांत। यहाँ हर क्रिया का परिणाम होता है। अच्छा कर्म सुख देता है और बुरा कर्म दुख लाता है। यह जीवन का आंतरिक नियम है। यह सिद्धांत हमें जिम्मेदारी का बोध कराते हुए बताता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे निर्णय, हमारे कर्म यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस दृष्टि से दुनिया का एक दर्पण है। हम जो करते हैं वह उसका अक्स लौटकर हमारे सामने आता है। दुनिया का अंतिम और सबसे गहरा सबक आत्मज्ञान है। यह बहुत कम लोगों को होता है। बाहरी संसार के अनुभव हमें अंततः अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम बार बार बाहरी वस्तुओं में सुख खोजते हुए निराश होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य केवल शरीर या मन नहीं बल्कि उससे परे एक चेतना है। यह दुनिया कभी सुख देकर तो कभी दुख देकर, दुख की अनुभूति करवाकर धीरे धीरे इस सत्य की ओर ले जाती है। प्रकृति सबसे बड़ी और महान शिक्षक है। पेड़ हमें निस्वार्थ देना सिखाते हैं। नदियां हमें निरंतर बहते रहने का संदेश देती हैं। आकाश हमें विस्तार का बोध कराते हैं। प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आवश्यकता है बस उसे समझने की है। आज के युग में जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है तब वह इस महान पाठशाला के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को खोता जा रहा है। दुनिया का एक कठोर लेकिन सच्चा सबक समय का मूल्य पहचानना है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो इसका सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय का हर क्षण अनमोल है। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। दरअसल दुनिया एक ऐसी पाठशाला है जहाँ सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। यहाँ हर व्यक्ति विद्यार्थी है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। हम अगर इसे समझ लें तो जीवन केवल जीने का साधन मात्र नहीं है बल्कि समझ और अनुभव की एक गहन यात्रा बन जाता है। दुनिया को हम केवल एक संघर्ष का मैदान मानेंगे तो थक जाएंगे। इसे पाठशाला मानेंगे तो हर अनुभव हमें समृद्ध करेगा। इसलिए दुनिया से भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। दुनिया हमारे भीतर प्रतिबिंबित होती है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो दुनिया केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक जीवंत सबक बन जाती है जो हर क्षण कुछ नया सिखाती रहती है। क्या करती है? सिखाती रहती है। ये आप देखिए टिप्पणियां देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। चीन का चेहरा। चीन हमारा पड़ोसी है, देख लीजिए। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। आखिरकार चीन ने दुनिया के सामने यह सच कबूल लिया कि पिछले वर्ष भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान की सहायता की थी। यह पहली बार है जब चीन ने इस संघर्ष में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका स्वीकार की। हालांकि भारत ने संघर्ष विराम के बाद विश्वास के साथ यह दावा किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के खुलासे हुए थे लेकिन चीन ने अब तक इन्हें खारिज कर दिया था। दरअसल चीन वैश्विक लागत को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भारत पास संघर्ष के दौरान उसकी भूमिका एक तटस्थ देश की रही। मगर चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। अब चीन की इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर एक साथ कई चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। इसी लिहाज से अपनी रक्षा नीतियां, कूटनीति और रणनीति तैयार करनी होगी। पिछले कुछ समय से ऊपरी तौर पर चीन का रुख भले ही भारत को लेकर आक्रामक ना रहा हो लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी छवि एक ऐसे देश की है जिस पर पूरा तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकियों के कई ठिकानों पर हमला किया था। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर आई थी।
भारत के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पिछले साल जुलाई में यह दावा किया था कि चीन ने इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी मदद प्रदान की थी। अब देखिए, ऐसा ही है कि रूस और चाइना ईरान की भी मदद कर रहे होंगे। वो भली खुल के नहीं आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान से जिस तरह की नजदीकियां हैं ना, किसकी, चाइना की, तो वो साफ दिखाई देता है कि वो मदद करता है। ये पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत की सैन्य तैनाती की निगरानी के लिए उसने अपने उपग्रहों का भी इस्तेमाल किया था। तब चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। मगर बीते गुरुवार को चीन के विमानन उद्योग निगम के चेंगदू वायुयान डिजाइन एवं अनुसंधान संस्थान के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने मीडिया से एक साक्षात्कार में माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी की मदद प्रदान की गई थी। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना के पास चीन निर्मित J-10C लड़ाकू विमान का बेड़ा है, जिसका उत्पादन चीन के विमान उद्योग निगम की एक सहायक कंपनी द्वारा किया जाता है। खबरों के मुताबिक चीन ने भारत पाक संघर्ष को अपने लड़ाकू विमान की क्षमता को परखने की एक प्रयोगशाला की तरह लिया, पाकिस्तान को तकनीकी मदद मुहैया कराई। साफ है कि चीन और पाकिस्तान का रक्षा सहयोग अब केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गया। पाकिस्तान के जरिए चीन अपने आधुनिक हथियारों और निगरानी प्रणाली का वास्तविक युद्ध स्थितियों में परीक्षण कर रहा है। चीन की यह स्वीकारोक्ति ऐसे समय में सामने आई जब वह पाकिस्तान को अपना J-35 बम वर्षक विमान बेचने की योजना बना रहा है। ऐसे में चीन के इस कबूलनामे को अपने लड़ाकू विमानों को पूरी तरह सक्षम दिखाने, उन्हें सैन्य हथियारों के बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बहरहाल चीन की चालबाजी से यह साफ है कि भारत को भविष्य में संघर्ष की स्थिति में और अधिक सतर्क रहना होगा। साथ ही भारत को चीन के नापाक इरादों को कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाना चाहिए। संवाद के बजाय बिहार के पटना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान राज्य की पुलिस का जैसा रवैया सामने आया, उसे आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत किसी मसले पर सरकार से विचार की मांग के स्वर का दमन करने की तरह देखा जा सकता है। और देखिए, नेताओं के बच्चे कोई मंत्री बन जा रहा है, कोई विधायक बन जा रहा है, कोई राज्यसभा मेंबर बन जा रहा है, कोई विधान परिषद का मेंबर बन जा रहा है, कोई विधायक बन जा रहा है, कोई लोकसभा सदस्य बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है। अब वो रामलाल मैंने जानने वाला है, बोला कि वो नीतीश कुमार के बेटा वो बन गए मंत्री, तो बड़ा खुश था। मैंने बोला तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो बोले भैया गुजरात में कमाता है, सूरत में रहता है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हमारी बच्चे जो है ना, इन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हमारे आपके माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। उन्हें आप देखते हैं, महिलाओं को 10,000 रुपये मिल गए थे तो उसी में खुश हो गई थी और वोट दे दिए। उन्हें नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू प्रसाद यादव के बेटे को देख लीजिए, राजनीति में खूब चमक रहे हैं उनका परिवार, बेटा बेटियां। चिराग पासवान को देख लीजिए, रामविलास पासवान के बेटा है। नीतीश कुमार कहते थे हमने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने बेटे को मंत्री बना दिया। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी वहां मुख्यमंत्री बन गए। और आप देखते हैं जीतन राम मांझी का तो पूरा परिवार ही आप देख रहे हैं राजनीति में है। और किसे देखना, उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, उनका बेटा अभी तक विधान परिषद का मेंबर नहीं है, पहले भी मंत्री बन गया, फिर मंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं ना कि यहाँ सब कुछ जायज है एक तरह से, समझ रहे। यह है बिहार, पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। सम्राट चौधरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सैयद अता हसनैन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। एक और बात बता दूं, ये अच्छे नेता नहीं है, लेकिन अच्छे माँ बाप जरूर हैं, क्योंकि यही एक माँ बाप क्या चाहेंगे कि हमारा बच्चा खूब तरक्की करे, वही वो नेता कर भी रहे हैं। वो नेता नगरी नहीं कर रहे हैं, बस जो नेता का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, लेकिन बाप का फर्ज तो जरूर निभा रहे हैं। हमें भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्या उनके लिए सही होगा। और वोट देते समय हमें सोचना चाहिए। अब आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक कम मुद्दे बने। वो प्रशांत किशोर आपने देखा नहीं, इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था, पलायन को रोकने की बात कर रहा था, रोजगार देने की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की बात कर रहा था। उसे क्या मिला? बिहार में हार गया, एक भी सीट नहीं निकाल पाया। तो इसमें हमारी भी गलती है। अब वो नेता, उन्हीं जिन सरकार को आपने चुना, वही लठ मार रहे हैं, बच्चों को डंडे मार रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, खून गिर रहा है, बच्चों को चोटें आ रही हैं, जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या कहें। सवाल है कि अगर नागरिकों के सामने अपनी किसी मांग के लिए आंदोलन या प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो संवाद के जरिए उनकी समस्या का समाधान करने या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, या उन्हें चुप कराने के लिए सीधे लाठी डंडे का सहारा लिया जाएगा। हैरानी की बात है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में लगातार देरी
टाल मटोल से परेशान विद्यार्थियों ने जब पटना में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अगर उन्हें रोकना भी था तो पानी की बौछार या कोई अन्य उपाय करने के बजाय बेरहमी से उन पर लाठियां चलाना ही अकेला उपाय क्यों माना गया। राज्य की पुलिस के इस रवैये को क्या किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों के प्रति एक लोकतांत्रिक शासन की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? अगर नागरिकों के किसी हिस्से को सरकार ने अपने अधिकार या अन्य मांग करने से इस तरह रोका जाएगा तो उनमें नागरिक अधिकारों की क्या जगह रह जाएगी? आखिर क्या वजह है कि विद्यार्थियों के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाने की नौबत आई? यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आंदोलन प्रदर्शन को लेकर सरकार का यह रुख सामने आया। इससे पहले भी कई बार विद्यार्थियों और अन्य नागरिक समूहों ने अलग अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों पर विचार या बातचीत करने के बजाय उन्हें चुप करने और भगाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। अफसोसजनक यह है कि बिहार में जो पार्टियां फिलहाल सत्ता में हैं उन्होंने एक समय जनता की उपेक्षा किए जाने को ही मुद्दा बनाया था। हकीकत यह है कि आंदोलन या प्रदर्शन के प्रति पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का जो रवैया है उससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए जगह सिमट रही है। और जो आप देखिए विपक्ष में वो विपक्ष का काम भी नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, बता दीजिए आपकी कभी नेता के बेटे को लठ पड़ा हो, डंडा पड़ा हो, जेल में डाला गया हो, खून गिराया गया हो? नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, एक पे एक 11 हैं, सब बदमाश हैं एक तरह से। वो सब अपने आप को बचाने के लिए काम करते रहते हैं और हमारे आपके बच्चों को पीटते रहते हैं, हम लोगों को पीटते रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।